हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्कूल इंडिया में। और हमारी कक्षा 11 की हिस्ट्री की आज बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर है वो 10वां महत्वपूर्ण चैप्टर। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे कि मूल निवासियों का किस तरीके से है वो विस्थापन हुआ। अब यहाँ पर दो बातें निकल कर आई। एक शब्द आया मूल निवासी और दूसरा आया विस्थापन। मूल निवासी का मतलब यदि आप सामान्य शब्दों में समझोगे तो जैसे कि आप है वो कहीं पर रह रहे, आपका एक गांव है, उस गांव का नाम माना कि हमने कोई नाम दे दिया अमरापुर गांव। आपका नाम क्या है? गांव का एक गांव है आपका। एक सीधी सी बात है, ये किसी का है या नहीं है, मैं एक काल्पनिक नाम ले रहा हूं, अमरापुर गांव। इस अमरापुर गांव में आपकी कई पीढ़ियां रहती हैं। आज से कम 50 पीढ़ियां आपकी हैं वो यहाँ पर रही। आपके दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, यानी यहाँ पर है वो लंबे समय तक आप है वो रह रहे। तो आपका क्या हो गया? ये अमरापुर एक गांव है, वो मूल निवास स्थान हो गया। क्या हो गया? मूल निवास स्थान है वो हो गया। एक शब्द यहाँ पर आया विस्थापन। विस्थापन का मतलब हुआ एक जगह से है वो दूसरी जगह पर जाना। विस्थापन का मतलब क्या हुआ कि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। ये एक शब्द इसमें ये भी निकल कर है। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर है वो जाना। एक स्थान कौन सा? वह जहां पर लंबे समय तक है वो रह रहे थे, हजारों वर्षों से है वहां पर रह रहे थे। तो यहाँ पर इस जो चैप्टर में हमारी बात होगी वो बेसिक रूप से हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो उत्तरी अमेरिका है, किस तरह से जो दक्षिणी अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है या फिर अफ्रीका है, वहां जो लोग रह रहे थे लंबे समय तक, हजारों वर्षों तक वहां पर है वो लोग लंबे समय तक रह रहे थे। उन लोगों को अपने जगह से है वो ऐसे लोग आए जिन्होंने विस्थापित किया और वहां पर एक तरीके से है वो अपनी कॉलोनी बसाने का है वो काम किया। तो बेसिक रूप से इसमें है वो बात, जो बात हम करेंगे उस बात को मैं आपको पुनः थोड़ा सा बता देता हूं कि अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका। फिर इसमें कौन सी बात आएगी? फिर इसमें है वो दक्षिणी अमेरिका की बात आएगी। तो ये तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। दूसरा है वो दक्षिणी अमेरिका। फिर दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में जो मूल निवासी थे, यहां पर जो लंबे समय तक परंपरागत रूप से जो लोग रह रहे थे, उन लोगों को ऐसे लोग आए बाहर के, जिन लोगों ने इन लोगों को, यहाँ पर रहने वाले लोगों को अपने स्थान से है वो विस्थापित किया और खुद है उन्होंने अपने वहां पर एक तरीके से जो कॉलोनी बसाई, खुद है वो सेटलर हो गए, खुद है वो आबाद हो गए। उनके ऊपर हमारी बात होगी। हम देखेंगे किस तरीके से है वो, हमने देखा था जो पिछले चैप्टर के अंतर्गत कि किस तरीके से साहब स्पेन है वो आया, उसने उत्तरी अमेरिका के ऊपर है वो कब्जा करने का काम किया। हमने ये भी देखा किस तरह से दक्षिण अमेरिका का भाग है जिस पर पुर्तगाल है, स्पेन है, इन्होंने अधिकार है वो किया। सार्डिजोलिसन्स की एक संधि के तहत है वो अधिकार करने का काम है वो किया, बंटवारा है वो कर दिया। अमेरिका में जो फिर देखा कि ब्रिटेन आया, फ्रांस आया, अलग अलग देशों ने अपने वहां पर है वो कॉलोनी बसाने का काम एक तरीके से किया। तो ये इन्होंने आकर अपनी कॉलोनियां बसाई और वहां जो लोग रह रहे थे उनको अपने जगह से भगा दिया। उनको कहा कि आप यहाँ से जाओ, हम यहाँ पर व्यवस्था है वो क्रिएट करेंगे। जैसे हमने देखा था किस तरीके से है वो अरावाकी लुकायो समुदाय थे, उनको है वो एक तरीके से अपनी जगह से विस्थापित करने का काम किया। तो बेसिक रूप से यही था कि लंबे समय तक जो लोग अपने स्थान पर रह रहे थे उनको वहां से दूसरे लोगों ने एक तरीके से विस्थापित किया, वहां से हटाकर खुद है वो बस गए। तो ये बेसिक रूप से मूल निवासियों का विस्थापन कहलाया जाएगा। तो ये मूल निवासी बेसिक रूप से ये जनजातियां हैं वो थी जो लंबे समय तक अधिकार था। जैसे कि अफ्रीका को देखते हैं, दक्षिण अमेरिका को देखते हैं,
तो वहां पर जो मूल थे उन लोगों को हटाया और एक तरह से फ्रांस है, स्पेन है, ब्रिटेन है, इन्होंने अपना कब्जा है वो किया। तो इस पर है वो हमारी बात होगी। आगे है वो हम बात को लेते हैं, चीजें अभी आपके हैं वो समझ में आ जाएगी। 18वीं सदी से दक्षिणी अमेरिका के और भी हिस्सों में तथा मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए अप्रवासी है वो बसने लगे और इस प्रक्रिया ने वहां के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर कर दिया। बहुत बड़ी बात आई कि साहब यदि देखा जाए तो 18वीं सदी के यदि दौर को देखते हैं तो हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्से हैं, मध्य अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के इलाकों में है वो कौन आए, यूरोप से कुछ लोग आए, यूरोपवासी आए, यूरोप से वो कुछ अप्रवासी आए और इन अप्रवासियों ने है एक तरीके से जो वहां पर लोग परंपरागत रूप से जो लोग रह रहे थे उन लोगों को वहां से है वो हटाया और खुद वहां पर है वो एक तरीके से आबाद हुए, खुद अपनी है वो कॉलोनी बसाने का काम किया। यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को है वो कॉलोनी कहा जाता है। कैसी बस्तियां कि जो मूल निवासी रह रहे थे उनको हटा करके खुद अपनी आबादी है वो बसाने का काम किया, उनको क्या कहा जाता है, कॉलोनी है वो कहा जाता है। और कॉलोनी को बेसिक रूप से हम हिंदी में कहते हैं तो क्या कहेंगे, इसको उपनिवेश है वो कहेंगे। तो ये कॉलोनी अपनी बसाई का मतलब क्या होगा, उपनिवेश है वो बसाया। जैसे कि हम भी ये वो बात करते हैं कि साहब भारत का जो यदि इतिहास है वो 1757 प्लासी की लड़ाई, उसके बाद में बक्सर की होती है 1764 में, मैंने आपको बताया भी था 1764 में है वो कौन सी हुई, बक्सर की है वो। फिर 1765 में इलाहाबाद की है वो संधियां हुई और इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेज बहुत मजबूत शक्ति में उभरे, मजबूत पावर के रूप में, और यहाँ के हैं वो एक तरीके से बंगाल को इन्होंने नियंत्रित किया, मुगल बादशाह को नियंत्रित किया, अवध को नियंत्रित किया। तो उसके बाद से लेकर के 1765 से लेकर के 1947 तक का जो हमारा इतिहास है इसको बेसिक रूप से कॉलोनियल हिस्ट्री है वो कहा जाता है, उपनिवेश इतिहास है वो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम इस समय क्या थे, अंग्रेजों के अधीन थे। तो अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अपना उपनिवेश स्थापित किया, भारत को अपनी कॉलोनी बनाने का है वो काम किया। तो यहाँ पर भी यही स्थिति है कि एक तरीके से यूरोपीय जो देशों के अप्रवासी आए उन्होंने न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, अफ्रीका इन भागों के ऊपर अधिकार किया और एक तरह से उन लोगों को विस्थापित कर खुद की आबादी बसाने का काम किया, जिसको कॉलोनी कहा जाता है, जिसको उपनिवेश है वो कहा जाता है। तो ये कॉलोनी का मतलब क्या होता है, उपनिवेश कहा जाता है। जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बासिंदे यूरोपीय मातृ देश से स्वतंत्र हो गए तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा है वो हासिल हो गया। और कहा है कि यूरोप से आए इन उपनिवेशों से जो बासिंदे यानी जो मूल निवासी वहां पर रह रहे थे उन्होंने यूरोपीय मातृ देश से हैं वो स्वतंत्र हुए तो इनको राज्य या देश का दर्जा दिया गया। यानी एक तरीके से पहले तो ये यूरोपीय लोगों, यूरोपीय जो देश थे, जैसे कि यूरोपीय देश में मैं आपको नाम बताऊं 2-3 जो ये उपनिवेशवादी देश थे जिन्होंने अलग अलग जगह पर कॉलोनियां बसाई, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ठीक है। तो ये लोग थे जिन्होंने क्या किया कि अलग अलग देशों में अपने उपनिवेश बसाई, अपनी कॉलोनी बसाई। और भारत किसका उपनिवेश रहा, तो इनका है वो रहा। इन्होंने भी खूब प्रयत्न किया लेकिन नहीं कर पाए, इन्होंने भी है वो खूब प्रयत्न किया लेकिन नहीं कर पाए। सफल कौन हुए, ब्रिटेन है वो। तो ये एक स्थिति निकल कर आई और जब इन देशों से ये स्वतंत्र हुए तो फिर ये राज्य या स्वतंत्र देश के रूप में इनको दर्जा हासिल हुआ। पहले उपनिवेश था, तो भारत भी एक तरीके से 1947 तक उपनिवेश था, हम स्वतंत्र देश नहीं थे। और हम स्वतंत्र देश उस समय बने जब 1947 में अंग्रेज यहाँ से हमें फ्री करके चले गए, तब जाकर के हम एक तरीके से आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए। तो ये एक स्थिति हमारी उपनिवेश की है वो निकल कर आई। तो क्या चीज़ समझ में आई आपके, मूल निवासी और विस्थापन, दो चीज़ें समझ में आई
कि साहब मूल निवासियों की यदि बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लोग, न्यूजीलैंड देश में जो बसे हुए लोग थे, इन सभी देशों में उन लोगों को यूरोप से आए हुए लोगों ने अपनी जगह से विस्थापित किया और खुद बस गए। उनको एक तरीके से उपनिवेशीय कहा जाता है। और जब ये इन देशों से स्वतंत्र हुए तब जाकर के स्वतंत्र राष्ट्र बने। आगे देखो, 18वीं से 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इनमें से कुछ देशों में है वो आ बसे और आज ये यूरोपीय और एशियाई लोग इन देशों में बहुसंख्यक हैं और वहाँ के मूल निवासियों की संख्या भी है वो अब कम रह गई है और वे शहरों में मुश्किल से ही है वो नजर आते हैं और लोग भूल गए हैं कि कभी देश का अधिकतर हिस्सा उन्हीं के कब्जे में था और ये भी कई नदियों, शहरों इत्यादि के नाम हैं वो देसी नाम से बने हुए। मसलन संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो या मिसिसिपी जैसे नदी हैं, ये ओहियो भी नदी हैं। सिएटल है कनाडा व सस्कातचेवान ऑस्ट्रेलिया में है वो वालनोंग और परामता आदि जो क्षेत्र हैं जिनके एक तरीके से देशी नामकरण है वो पड़ा है। तो यहाँ पर कहा गया 19वीं और 20वीं सदी में यदि देखा जाए तो एशियाई देशों में भी है लोग, इनमें से कुछ आकर के बसे। एशिया में भी है वो लोग आकर बसे। कौन? यूरोप के वासी है वो लोग आकर है वो बसे। एक तरीके से भारत भी है वो अंग्रेजों का उपनिवेश रहा, इंडोनेशिया भी रहा, फ्रांस भी ब्रह्मा भी रहा, एक तरीके से श्रीलंका भी रहा। तो एशिया के भी बड़े देश हैं, बहुत से देश हैं जो एक तरीके से उपनिवेश रहे और फिर आगे जाकर के आजाद हुए। विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जाकर के वे राष्ट्र स्वतंत्र हुए। इन शहरों में मुश्किल से नजर आते हैं और कहा गया है कि ज्यादातर जो लोग हैं जो इस तरह से यूरोपवासी आए, लेकिन आज के समय में उतनी वो स्थिति नहीं रही। आज उन यूरोपीय लोगों को भी है एक तरीके से वे भूल गए कि भाई हम कभी उपनिवेश है वो रहे, लेकिन मूल देशी नाम आज भी है वो उस समय के विद्यमान है। जैसे कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो नदी का नाम है, मिसिसिपी है, सिएटल है, तो वहाँ की ये देशी भाषा से लेकर के ये प्रेरित है। कनाडा में सस्कातचेवान है या ऑस्ट्रेलिया में है वो वोलांग है, ये वहाँ की लोकल भाषाओं में है वो प्रचलन में ऑलरेडी थे। आगे देखो, फिर कहा है कि यूरोपीय साम्राज्यवाद की है वो क्या स्थिति थी, यानी यूरोप के जो देश है उन देशों ने अलग अलग देशों में है वो अपनी सत्ता स्थापित करने का काम किया, अपना साम्राज्य है वो स्थापित करने का काम किया, जिसको यूरोपीय साम्राज्यवाद की है वो संज्ञा दी गई है कि साहब किस तरह से है वो अपना राज्य वहाँ पर स्थापित करने के काम है वो यूरोप के देशों ने किया। चाहे ब्रिटेन हो, चाहे रूस, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, चाहे पुर्तगाल हो या चाहे अन्य कोई देश है, उन्होंने अपने ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार करना काम किया और उपनिवेश है वो बसाए, ताकि क्या है कि अपनी जो नीड है उसकी पूर्ति कर सके। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि किस तरीके से जो औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति, इस औद्योगिक क्रांति के दौरान है वो इनको क्या था, उद्योग स्थापित हुए। और उद्योग स्थापित चाहिए तो उद्योग के लिए दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण। दो बात क्या है भाई, मैंने कोई फैक्ट्री खोली है तो दो चीजें तो मेरे लिए नीड महत्वपूर्ण हो जाएगी। पहले तो ये हो जाएगी कि फैक्ट्री में मुझे कोई उत्पाद बनाना है तो मुझे कच्चा माल चाहिए। क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए, तो ये कच्चा माल। दूसरा, ये कच्चे माल को मैंने बना करके विनिर्मित करके पक्का वाहन बनाया, मैंने वस्तु का निर्माण किया, तो पक्का जो माल है उसको बेचने के लिए मुझे क्या चाहिए? उसको बेचने के लिए बाजार भी तो चाहिए। भाई किसी वस्तु का मैंने उत्पादन किया, उस वस्तु को करूंगा क्या? कपड़े है वो मैंने बनाए, वस्त्र बनाए, शर्ट बनाए, जींस पैंट बनाई, तो उस जींस पैंट को क्या कहूंगा? मैं अकेला तो पहन नहीं सकता। तो फैक्ट्री में मैंने पहले तो मुझे कच्चा माल चाहिए था, इसलिए भी इन उपनिवेश की मुझे नीड थी। क्यों? कच्चा माल मैं कहां से लाऊं? ज्यादा से ज्यादा मेरे उपनिवेश होंगे तो वहां से मुझे माल मिल जाएगा, एक ये चीज। दूसरा, अब जहां से मुझे माल कच्चा माल मिलेगा वहां पर पक्का माल भी मैं भेज दूंगा। क्यों? क्योंकि बड़ा मार्केट भी तो है। इसलिए आप एक बात को भी देखिए कि भारत है वो ब्रिटेन का गुलाम रहा, तो अंग्रेजों को यहाँ से कच्चा माल भी मिलता था, यहाँ से कपास भेजते थे, यहाँ से है वो जूट भेजते थे, यहाँ से है वो लोह वगैरह खनिज थे, ये भेजने का काम करते थे। इसलिए तो रेलगाड़ियों का लाइन बिछाया, अन्यथा उन्होंने हमारी भलाई के लिए कोई रेलवे नहीं बिछाया,
कि साहब रेलवे की है वो व्यवस्था करते हैं ताकि भारतीय लोगों को परिवहन मिलेगा? नहीं, कोई नीड नहीं थी। उनको नीड अपने माल को ले जाना था, इसलिए उन्होंने है वो रेलवे जैसी व्यवस्था को इजाद किया। तो उसकी है वो बात करते हैं। स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का 17वीं सदी के बाद विस्तार है वो नहीं हुआ। इन्होंने कहा है कि साहब स्पेन और पुर्तगाल का जो अमेरिकी साम्राज्य है उसका 17वीं सदी के बाद में जाकर के एक तरह से विस्तार नहीं हुआ, और तब तक है वो फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना, अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाने हैं वो शुरू कर दिए। आयरलैंड भी कमोबेश इंग्लैंड का उपनिवेश ही था, क्योंकि वहां बसे हुए ज्यादातर भूस्वामी अंग्रेज थे। तो एक बात कही गई कि यूरोपीय जो साम्राज्यवाद की बात की गई है कि प्रारंभ में स्पेन और पुर्तगाल ने अमेरिका को है वो एक तरह से अपना उपनिवेश बसाया। हमने देखा था किस तरह से है वो कोलंबस आया, किस तरीके से है वो हर्मट कोमासा का है वो हमने देखा, पिजारो का देखा। तो उन लोगों ने एक तरह से जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को है वो अपने नियंत्रण किया, वहां पर है वो अपनी कॉलोनियां बसानी है वो शुरू कर दी। लेकिन अभी तक है वो फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड ये अभी तक है वो यहाँ पर पकड़ नहीं कर पाई, लेकिन स्पेन और पुर्तगाल इतना विस्तार नहीं कर पाई। इन्होंने आगे जाकर के है वो अपने व्यापार हेतु ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य का विस्तार किया। स्पेन और पुर्तगाल तो केवल यहाँ तक ही उलझे रहे, फिर आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाए। हालांकि पुर्तगाली भारत तक भी पहुंचे, लेकिन पूर्णता है वो भारत के ऊपर उपनिवेश अपना बड़ा है वो स्थापित नहीं कर पाए। तो कहा गया कि फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड ने एक दूसरे ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में है वो उपनिवेश बसाने शुरू कर दिए, और ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश इन्होंने है वो दबाकर स्थापित किए ज्यादा से ज्यादा। और एक तरीके से ब्रिटेन ने तो अफ्रीका, जो भारत है जैसे बड़े बड़े देशों को अपना उपनिवेश है वो बनाया। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा कि जो आयरलैंड है वो एक इंग्लैंड का अभी जो हिस्सा है, एक समय ऐसा था कि ये स्वयं शामिल नहीं हुआ था, बल्कि ब्रिटेन ने इसको है वो एक तरीके से अपने अधीन है वो किया। और आगे जाकर फिर ज्यादा से ज्यादा जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, भूस्वामी का मतलब हुआ जमींदार, भूस्वामी का मतलब क्या हुआ भाई? जमींदार, जिनके पास ज्यादा है वो जमीन होती थी, जमींदार। तो ऐसे लोग जिनके पास है वो जमीन है वो ज्यादा थी, उनको भी भूस्वामी है वो कहा जाता है। तो उन भूस्वामियों को बसाने का काम भी है वो यहाँ पर किसने किया? इसने ब्रिटेन ने ही किया आयरलैंड में। तो ये इसकी एक साम्राज्य विस्तार की नीति है वो रही यूरोपीय देशों की कि ज्यादा से ज्यादा है वो हम अपने साम्राज्य को विस्तृत करें, ताकि हमें कच्चा माल भी मिलेगा और तैयार माल को हम बेचने के लिए हमें बाजार भी एक तरीके से मिले। इस कारण तो इन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित करने का कार्य है वो किया। दक्षिणी अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र समुद्र तटों पर ही व्यापार करते रहे थे। और यहाँ पर जो बात आई कि शायद दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग हैं वो समुद्र तटों के ऊपर व्यापार करते। भारत का भी समुद्र तट है वो उन्होंने पहले पकड़ने का काम किया, जैसे सूरत में है, मछलीपट्टनम में है, यहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। तो यहाँ दक्षिण अफ्रीका में भी है वो कहा गया कि केवल दक्षिण अफ्रीका के भाग को छोड़ दो तो बाकी लगभग सभी जगह है वो समुद्र तटीय क्षेत्रों को पकड़ा, ताकि वहां से है वो बंदरगाहों के जरिए जहाजों में भरकर माल ले जाया जा सके। 19वीं सदी के आखिरी दौर में अंदरूनी इलाकों में भी जाने का साहस कर सके, और इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा का समझौता भी हुआ। ये एक बड़ी बात यहाँ पर निकल कर, बहुत बड़ी बात है कि प्रारंभ में तो ये केवल समुद्र तटीय क्षेत्र तक ही रहे। प्रारंभ में तो केवल कोई देश है तो उसके एक तरीके से ये समुद्र तटीय क्षेत्र तक ही विस्तृत रहे। कैसा, कोई समुद्र के ऊपर कोई कोठी है वो स्थापित कर लेते हैं, चाहे कोई भी देश हो सकता है, उसके समुद्र तट को ही हमने पकड़ने का काम किया। और बाद में है वो कहा गया है कि बाद में ये देश अंदरूनी भाग तक भी है वो अपने उपनिवेशों को स्थापित करने के लिए चले गए। और एक स्थिति तो यहाँ पर जाके सबसे भयंकर आई जब अफ्रीका को विभाजन करने के लिए इन कई देशों ने समझौता तक भी किया कि साहब अफ्रीका है वो बड़ा है और सभी वहां झगड़ रहे थे।
वह फ्रांस ब्रिटेन झगड़ रहे थे, सभी है वो मिलकर झगड़ रहे थे, तब एक स्थिति ये भी आई कि क्यों नहीं हम अफ्रीका को है वो बंटवारा कर लेते, और ये भी समझौता किया। इसलिए एक अक्सर एक शब्द आता है खुली लूट। खुली लूट है वो खुली लूट यहाँ अफ्रीका में थी कि अफ्रीका महाद्वीप में एक तरीके से इन उपनिवेशवादी देशों ने खुली लूट मचा कर रखी थी कि अफ्रीका को लूट कर ले रहे हैं, टुकड़ों में बांट रहे हैं, और समझौता ये खुद आपस में कर रहे हैं, जबकि उन लोगों को कोई पता नहीं। तो इस कदर है वो इन्होंने उपनिवेश बसाए और अफ्रीका को बंटवारे के लिए फिर समझौता तक भी है वो इन देशों ने किया। सेटलर यानी आबाद का एक शब्द आया है आपका सेटलर। आबाद कार। अब सामान्य समझो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सेटलर का मतलब जैसे हमने कह दिया, आप में से कोई कोई स्टूडेंट, माना कि कोई विद्यार्थी है, आप में से उसका नाम हमने दे दिया, कोई रमेश है या कोई मोनिका है, कोई रमेश है, कोई भी XYZ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़े, एक कोई स्टूडेंट है। और वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसने कहा कि मैं तो, वो स्टूडेंट माना कि कहाँ का है, जयपुर का है, और वह कहाँ गया, कोटा गया। कहाँ पर गया, कोटा गया कि सर मैं तो अब वहाँ जाऊँगा कोटा, और वहाँ जाकर के है वो तैयारी करूँगा डॉक्टर की। किसकी करूँगा, डॉक्टर की। तो मानो कि ये स्टूडेंट मोनिका है या रमेश है, ये स्टूडेंट कहाँ गया, कोटा गया। मैंने पूछा रे आजकल क्या हो रहा है, कहाँ तुम सेटल हुए, तो उसने, रमेश ने कहा, मोनिका ने कहा सर मैं तो अब कोटा है वो सेटल हो गई और वहाँ पर जाकर तैयारी करें। तो सेटल होने का मतलब हुआ कि वहाँ बसना। सेटल होने का सामान्य बात क्या आई, सेटल होने का मतलब हुआ बसना। बसना यानी आप रहना। तो यहां पर एक बात है, एक कीवर्ड आया सेटलर कि साहब सेटलर यानी आबादकार शब्द है वो क्या है कि जो ये यूरोपीय लोग है, ये फ्रांस है, ब्रिटेन है, यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग यहाँ पर आकर के अफ्रीका में यहाँ आकर के अपनी आबादी बसाई, अपनी कॉलोनियां बनाई, अपने है वो बसावट है वो की, तो उसको सेटलर कहा गया है कि यूरोप से आकर के माना कि भारत में अपनी कॉलोनी बसाई, तो उसके लिए सेटलर शब्द का प्रयोग होगा। सेटलर यानी आबादकार शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए है वो इस्तेमाल होता है। और इन उपनिवेशों की राजभाषा भी क्या थी, अंग्रेजी थी। तो सेटलर यानी आबादकार एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर आबाद हुए, और कौन, यूरोपीय लोग हैं वो इन मूल निवासियों के देश में आकर बस आप एक तरह से बसने का काम किए। तो सेटलर लोग किन के लिए प्रयोग करेंगे, दक्षिण अफ्रीका में डच आकर बसे उनके लिए करेंगे, आयरलैंड में है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ कौन, ब्रिटिश लोग आकर के बसे, भारत में भी ब्रिटिश आकर के बसे, तो उनके लिए भी हम एक तरह से सेटलर शब्द का प्रयोग करेंगे। और इनकी राजभाषा कौन सी थी, अंग्रेजी थी, भारत में भी रहे तो भी इनकी राजभाषा अंग्रेजी थी। तो इस सेटलर शब्द से आप घबराना मत। सेटलर का मतलब होता है सेटल होना, सेटल का मतलब होता है आबाद होना, आबाद का मतलब होता है रहना होना, बसना, आप आकर के बस गए तो सेटल हो गया। एक होता है सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब होता है समझौता करना। तो सेटलमेंट अलग है, सेटलर अलग है। सेटलमेंट होता है तब तो आप और हमारे बीच में एक डील हुई और कहा आप हमें रहने दो, एक वहां पर आकर के बस गए, वो अलग भिन्न बात है। ठीक, आगे देखो, नई दुनिया के देशों को यूरोपीय देशों द्वारा है वो दिए गए नाम। तो ये नई दुनिया के देश हैं, और हमने ये भी कहा था कि नई दुनिया के देश का मतलब ये हुआ कि प्रारंभ में जो टॉलेमी की ज्योग्राफी पुस्तक थी उसमें भी है वो तीनों के बारे में बात की कि दुनिया में 3 महाद्वीप है, एशिया है, अफ्रीका है और यूरोप है। बाकी के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। बाद में जाकर के है वो हमारे सामने जानकारी निकल कर आई कि साहब एशिया अफ्रीका के अलावा भी है, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इनके अलावा जो नए देशों की बात है, इनके अलावा नए देश जो आए पहली बार परिचित हुआ, तब इनका नाम रख दिया नई दुनिया के साहब ये तो एकदम नई है, क्योंकि इनसे पहली बार परिचय है वो होता है। आगे देखो,
तो इन नई दुनिया के जो देश हैं इनका कुछ अलग अलग है वो नाम रखा गया। उन नामों के बारे में बात की गई कि साहब क्या क्या नई दुनिया के देशों का नाम है वो रखा गया। तो आपसे वो पूछा जाता है एक आध सवाल में, देखो क्या कह रहे हैं कि अमेरिका, पहली बार अमेरिगो वेसिपुसी 1451 से 1512 का यात्रा वृतांत छपने के बाद है वो प्रयुक्त हुआ। तो पहले अमेरिका नाम नहीं था, अमेरिका नाम बाद में जाकर के पड़ा। क्यों? क्योंकि अमेरिकी जो वेसुपुसी है उसके नाम पर पड़ा, अमेरिगो वेसपुकी। कब का है ये? 1451 से 1512 तक का व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने पहली बार अमेरिका की यात्रा की और अमेरिका की पहली बार यात्रा की ये व्यक्ति का नाम है भाई हो अमेरिकी वेसुपुसो। इस व्यक्ति ने पहली बार यात्रा की और उसका यात्रा वृतांत छपा, उसने है वो जो यात्रा की थी उसका जो बातें हैं वो छपी। तो फिर अमेरिका का नाम इसी के नाम पर है वो कर दिया अमेरिकी वेसिपुसी। एक शब्द है कनाडा, कनाडा भी देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर है वो ये आता है। लोकेशन में बताऊंगा आपको। तो कनाडा, ये कर्नाटा से निकला शब्द 1535 में खोजी जाक कार्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक इरोक्यूइस की भाषा में कनाटा का मतलब होता है गांव। तो कनाटा शब्द से ये कनाडा शब्द है वो निकला है। तो कनाटा से निकला शब्द जो 1535 में एक खोजी यात्री जाक कार्टियस को है वो ये जानकारी मिली। और यूरो इरक्स की भाषा में कनाटा का मतलब होता है गांव, गांव है वो मतलब होता है। तो कनाडा कनाटा से शब्द से बना है और कनाटा शब्द का अर्थ होता है गांव। और इसको पहली बार प्रकाशन में जाक कार्टियर है वो लेकर के आए 1535 में। आगे एक शब्द और, एक देश है, एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है, ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिणी महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त नाम लातिनी में दक्षिण को है वो ऑस्ट्रल कहते हैं। तो ये शब्द एक निकल कर आया कि दक्षिणी महासागर में स्थित है, भूमि के लिए 16वीं सदी के लिए लैटिन भाषा में है वो ऑस्ट्रल। जो शब्द है ना वो लैटिन भाषा का एक शब्द। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। तो लैटिन भाषा में दक्षिण को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रल कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ है? दक्षिण में बसा हुआ। कहाँ पर है? दक्षिण में है वो बसा हुआ है, इसलिए जाकर के इसका नाम क्या पड़ गया? ऑस्ट्रेलिया है वो नाम पड़ा। तो ऑस्ट्रेलिया नाम किससे बना है? ऑस्ट्रेलिया है वो वैश्विक रूप से एक शब्द है लातिन भाषा का दक्षिण, और दक्षिण शब्द का अर्थ होता है ऑस्ट्रल, और उसी ऑस्ट्रल से जाकर के ऑस्ट्रेलिया बना। एक शब्द है न्यूजीलैंड। तो हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिया गया नाम, जिसने सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को है वो देखा था। और डच भाषा में समुद्र को है वो क्या कहते हैं? डच भाषा में समुद्र को जी कहते हैं। तो इसलिए जाकर के क्या पड़ा? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। तो हॉलैंड के तास्मान ने इसका नाम दिया 1642 में। यहाँ की जो टापू थे, और डच भाषा में टाप समुद्र को क्या कहते हैं? जी कहते हैं। तो उस समुद्र का ही एक तटवर्ती देश है, इसके कारण न्यूजीलैंड नाम इसका पड़ा। तो ज्योग्राफिकल डिक्शनरी जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ऐसे 100 से ज्यादा स्थान नामों की सूची दी गई है जो न्यू से है वो शुरू होती है। तो ये न्यूयॉर्क है, ठीक है, ऐसे अलग अलग है वो नाम आते हैं। तो ये एक चीज निकल कर आई। इन देशों के कुछ नाम दिए गए, आपको एक आध दो नाम याद रखना है। एक तो अमेरिका का रखना बहुत ही जरूरी हो गया है, और एक है वो ऑस्ट्रेलिया का रखना जरूरी है, एक ये नाम रखना जरूरी है। तो ये चीज आपकी आगे हैं वो बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका है वो महाद्वीप की हम बात करेंगे, किस तरह से है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विस्तृत है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, मेक्सिको आता है और कनाडा आता है। उनके ऊपर हमारी बात होगी। देखो आगे क्या कहें। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तरी ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में अरिजोना और नेवाडा की है वो मरुभूमि स्थित है। थोड़ा और पश्चिम में यदि देखते हैं तो सीरा नेवादा पर्वत हैं,
पूर्व में है वो ग्रेट मैदानी इलाके, ग्रेट यानी झीलें हैं, ग्रेट विस्तृत झीलें। तो महान झीलें हैं, 5 बड़ी है वो महान झीलें नाम आता है जिनका, सुपीरियर है, मिशिगन है, ईरी है, ओंटारियो है। तो ये 5 झीलें बड़ी महत्वपूर्ण आती है। और तो ये आप देखिए पथरीले पहाड़ों की भूमि है, थोड़ा और पश्चिम में सीरा नेवादा का पर्वत है इस लोकेशन में, और पूर्व में है वो ग्रेट मैदान, और फिर है वो विस्तृत झीलें, ग्रेट झीलें। ग्रेट का मतलब होता है विस्तृत, और 5 झीलें बड़ी महत्वपूर्ण नाम मिलता है। नदियां हैं, मिसिसिपी है और ओयो और अपालाचिया पर्वतों की घाटियों से होकर के ये बहती हैं। दक्षिणी दिशा में मैक्सिको स्थित है, और कनाडा का 40% हिस्सा इलाका है वो जंगलों से ढके हुआ है। तेल, गैस और खनिज संसाधन है वो पाए जाते हैं, जिनके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग स्थित हैं। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं, और मत्स्य उद्योग वहाँ एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री के रूप में उभरा है। तो ये बेसिक एक आपकी है वो वहाँ की बात निकल कर आई थी अमेरिका महाद्वीप की, कि किस तरीके से है वो अमेरिका महाद्वीप है वो एक तरीके से स्थित है। तो आप ये देखिए, ये आपकी अमेरिका महाद्वीप की स्थिति है वो निकल कर आ गई। तो ये जो है वो आप देखिए, हाँ ऐसे करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है, फ्लोरिडा वगैरह वगैरह ये सारा का सारा क्षेत्र है, ठीक है। ऊपरी है वो उत्तरी जो सागर है, ये कनाडा वाला हिस्सा है संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर, ठीक है। इधर जो आप देखिए ये मैक्सिको का जो क्षेत्र है, ये प्रशांत महासागर है वो लग रहा है, और इस तरफ है वो अटलांटिक महासागर, ये मैक्सिको की खाड़ी है। तो यहाँ पर आप देखिए ये मिशिगन है, झील है, ठीक है, ओयो नदी है, फिर वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, ये जॉर्जिया प्रांत है, ये अलाबामा, ये मिसिसिपी नदी का जो क्षेत्र है, ये न्यूयॉर्क है, ये पेंसिल्वेनिया का है वो क्षेत्र है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिए मैसाचुसेट्स है, ये न्यू हैम्पशायर है, मैसाचुसेट्स शहर है, राउड डीप है, न्यू जर्सी वाला प्रांत है, डेलावेयर है, मेरीलैंड ये खाड़ी है आपकी, और ये फ्लोरिडा। तो रूस द्वारा 1867 में दिया गया नाम। तो ये अलास्का है, वो एक समय था जब अलास्का है वो किसके अधीन था, तो रूस के अधीन था, अब है वो यूएसए के अधीन। तो ये असंगठित क्षेत्र है, कुछ टेक्सास वाला, ये देखिए ये मैक्सिको का है वो बड़ा भूभाग आ गया, ठीक है। तो ये देश भी अलग अलग देशों के द्वारा है वो उपनिवेश रहे, जैसे ये संयुक्त राज्य अमेरिका इस तरफ है वो आपको बताया गया है। फिर ये 1817 में फ्रांस से है वो लपूसिया एस्टिलिया का क्षेत्र खरीदा गया, ठीक बात है। तो ये तो एक मैप में आपने थोड़ा सा देख लिया, ताकि क्या है कि आपको ये लोकेशन है वो जानकारी में रहे। अब देखो इसको पुनः अब आपको पता चल जाएगा, पहले मैंने सीधा पढ़ा दिया, अब देखो क्या कहा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तरी ध्रुव के वर्त से लेकर कर्क रेखा तक प्रशांत महासागर इस क्षेत्र था, और अटलांटिक है वो इस तरफ क्षेत्र था। तो ये एक स्थिति, इस तरफ अटलांटिक था, इस तरफ है वो प्रशांत था, ठीक है। पथरीले पहाड़ों की भूमि, पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में अरिजोना और नेवाडा की मरुभूमियां स्थित थी। सीरा नेवादा है वो थोड़ा सा पश्चिम में पर्वत श्रृंखला है। फिर ग्रेट मैदान है, ग्रेट झीलें हैं, मिसिसिपी और ओयो नदी है। कनाडा देश जिसकी 40% है वो क्षेत्र कैसे ढका हुआ है, जंगल से विस्तृत जंगली क्षेत्र है कनाडा का, बड़ी ज़्यादा जो भूमि है, ज़्यादा क्षेत्रफल है, वो भी एक तरीके से है वो कनाडा का है। और साथ ही तेल, गैस, खनिज जैसे संसाधन है वो पाए जाते हैं, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है ढेर सारे उद्योग स्थित हैं। इस कारण से ये देश विकसित देशों की है वो श्रृंखला में खड़े, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये विकसित देश है, क्यों? क्योंकि इनके पास संसाधन खूब है, इनके पास तेल, गैस जैसे संसाधन मिलते हैं। तो उस दृष्टि से ये देश क्या है, आत्मनिर्भर देश है। आगे देखो, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं एक शब्द मूल निवासी है, वो क्या है? तो कहेंगे कि साहब उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे तकरीबन 30,000 साल पहले बोरिंग स्टेटस के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से वो आए, और फिर 10,000 साल पहले आखिरी हिम युग के दौरान वे दक्षिण की तरफ बढ़े। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक जो 11,000 साल पुरानी है,
और तकरीबन 500 साल पहले जब जलवायु में ज़्यादा स्थिरता आई तब आबादी बढ़नी शुरू हुई। तो कहा गया है कि जो मूल निवासी वैश्विक रूप से हम उन लोगों को कहेंगे जो बोरिंग स्टेटस यानी बोरिंग जो जल संधि का क्षेत्र है वहाँ उससे पहले तकरीबन 30,000 वर्ष पहले है वो लोग वहाँ पर रहते थे। तो अमेरिका में सबसे पहले जो लोग बसे हैं वो तकरीबन 30,000 साल पहले निवासी हैं। और बोरिंग स्टेटस के आर पार का जो क्षेत्र जो भूमि सेतु एशिया से जो लगता है वहाँ पर भी 10,000 साल पहले हिम युग के दौरान वहाँ से लोग है वो दक्षिण की तरफ बढ़े। और अमेरिका में यदि देखा जाए तो मानव आबादी के हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वो तकरीबन 11,000 साल पहले क्या मिलती हैं, एक तीर की नोक है वो मिलती है। उसे पता चलता है कि शायद मानव बसावट है वो रही होगी। और अफ्रीका में मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस से वो सारी कहानियां आया वो मैंने आपको बताई थी, प्रथम चैप्टर में है वो देखना कहाँ कहाँ से कौन है वो लोग मिलते हैं। तो ये अब मूल निवासी यहाँ पर हो रहे हैं किसकी, अमेरिका। बाकी अफ्रीका की हमने बात की थी। तकरीबन 5-4 साल पहले जब जलवायु में ज़्यादा स्थिरता आई तो आबादी है वो बढ़नी शुरू हुई। और आबादी बढ़ने के बाद एक स्तर आया कि विशाल आबादी हमें देखने को वहाँ पर मिली। तो ये एक आबादी की स्थिति आई कि मूल निवासी साहब अमेरिका में देखा जाए तो वे लोग जो तकरीबन 30,000 वर्ष पहले से जो वहाँ पर बस रहे हैं। और हमें वहाँ से जो साक्ष्य होता है वो तकरीबन 11,000 वर्ष पहले का मिलता है जब हमें वहाँ पर है वो नोक की नाव का है वो एक तरीके से पता चलता है, उसकी मानव कृति मिलती है। ठीक बात। अमेरिका की पूर्व संध्या यानी जब यूरोपीय लोग आए और महाद्वीप को उन्होंने अमेरिका नाम दिया तो अमेरिका महाद्वीप की पूर्व संध्या से ठीक पहले तक विविधता हर जगह पसरी हुई थी। ये अमेरिका की पूर्व संध्या का मतलब ये हुआ कि माना कि आज की तारीख में है वो कोई व्यक्ति अमेरिका है वो आए हैं और इस तारीख को वहाँ पर बसना है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। कोई तारीख है 29 तारीख है या फिर कोई तारीख 29 तारीख को आए तो 29 तारीख को आए पूर्व संध्या, इससे पहले वाली संध्या तक है वो यहाँ पर विविधता ज़्यादा थी। और वो विविधता किसकी ज़्यादा थी, वो जातियों की थी, जनजातियों की थी, मूल निवासियों की थी। वो एक तरीके से है वो नस्ली विविधता है वो ज़्यादा देखने को हमें मिली थी, पसरी हुई थी। और लगभग है वो कहा है कि लोग 100 से भी ज़्यादा ज़बानें हैं वो बोलते थे। और यहाँ पर बात की गई कि यहाँ पर जब ये यूरोपीय लोग यहाँ आए उससे पहले तक कहाँ पर, अमेरिका में क्या थी, विविधता ज़्यादा थी। और कैसी विविधता, देखो 100 से ज़्यादा बोल जुबानें थी। 100 से ज़्यादा जुबान का मतलब हुआ कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा है वो लोग भाषाएं बोलते थे। क्या करते थे, 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर भाषाएं हैं वो बोलते थे। तो एक ये स्थिति है वो निकल कर आई। वे लोग शिकार, मछली पकड़ना, भोजन का संग्रहण, बागवानी और खेती में से जो जो मुमकिन हो वह सब आजमाते हुए अपनी जीविका है वो कमाते थे। मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है और उसके इस्तेमाल तथा देखभाल के लिए कितने प्रयास की दरकिनार हैं, इसी पर जीने के तरीके का उनका चुनाव निर्भर करता था। सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ दूसरी चीजें हैं वो तय होती थी, जैसे मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस। इनके अधिशेष हमारे यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में मददगार बने, लेकिन वहाँ नहीं। कुछ संस्कृतियाँ सहस्त्राब्दियों तक भी है वो कायम रही। तो विलियम मैकलिस का ये कथन है जो अमेरिका से पहले दिन की उन्होंने बात लिखी है कि साहब यदि देखा जाए तो जिस समय हम लोग यहाँ पर आए थे उस समय विविधता ज़्यादा थी। और उस समय विविधता का ज़्यादा ये मतलब हुआ कि इस समय है वो अमेरिका में लोग विविध भाषाएं बोलते थे, उनका अलग अलग है वो खान पान था, उनकी अलग अलग है वो अपनी वेशभूषाएं थी, उनके अपने पहनावा था, उनकी अपनी संस्कृति थी। लेकिन बाद में जब यूरोपीय लोग आए तो एक तरीके से इन लोगों को अपनी मूल संस्कृति, मूल रीति रिवाज, मूल परंपराओं से है वो विस्थापित करने का काम किया। और जिसके कारण ये लोग एक तरीके से अपने मूल स्थान से है वो उनको हटाने का काम किया, जिसके कारण उनके सांस्कृतिक रीति रिवाज है वो सारी चीज़ें एक तरीके से क्राइसिस के दौर में है वो गुजरी। और यहाँ पर यह भी बात की गई कि सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रहों के आधार पर कुछ चीज़ें हैं वो तय, जो लोग यहाँ पर आए उन्होंने है वो तय कि ये अच्छी नहीं, आप ये चीज़ है वो खाइए।
तो जिसके कारण उनके जो पुराने जो सांस्कृतिक रीति रिवाज, परंपराएं, खान पान, वो उनको एक तरह से नष्ट करने का काम है वो किनके द्वारा किया गया? ये जो एक तरीके से जो सेटलर आए, एक तरीके से है जो बाहरी लोग हैं, उन्होंने है वो काम किया और मूल निवासियों की चीजों को प्रभावित करने का काम किया गया। फिर यूरोपियों से है वो मुकाबला किस तरीके से है वो किया? तो नई दुनिया के जो मूल बासिंदे का मतलब होता है निवासी। जैसे मैंने कहा कि मुझे आपने पूछा सर आप कहाँ के बासिंदे, हमने कहा कि भाई हम तो मूल बासिंदे हैं वो राजस्थान के, या हमने कहा कि हम तो मूल बासिंदे हैं वो राजस्थान में जोधपुर से हैं या फिर हम बाड़मेर से हैं। तो बासिंदे का मतलब हुआ एक तरह से मूल निवासी, बाशिंदे। मूल निवासी। तो नेटिव, मूल एक शब्द है नेटिव। नेटिव का मतलब होता है देसी। क्या होता है? देसी। ये डोसी मत पढ़ना, ये देसी, ये देसी। तो नेटिव मूल बासिंदा का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में पैदा हुआ था और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक ये पद यूरोपीय लोगों के द्वारा अपने उपनिवेश के बासिंदों के लिए इस्तेमाल है वो होता था। तो नेटिव का मतलब हुआ कि मूल निवासी, मूल बासिंदा जो यूरोपीय लोगों के आने से पूर्व वहां पर है वो रहते थे, तो उनके लिए एक तरीके से नेटिव शब्द का प्रयोग किया। और ये देसी भी है वो कहा जाता है नेटिव को, ठीक है। जैसे हम आए अपने गांव में रह रहे तो हम देसी हो गए, बाहर से आए तो उनको हम परदेसी कहते हैं, ठीक बात ये। नई दुनिया मूल बासिंदों के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द है वो है एबोर्जिन, नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यानी लैटिन में एब का मतलब से और ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत है। तो एबोर्जिनल एक विशेषण है जिसे संज्ञा की तरह इस्तेमाल करने की गलती अक्सर की जाती है। अमेरिकन इंडियन है अमेरिकन इंडियन यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन के मूल निवासी। तो ये एक शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया, बाकी कुछ भी नहीं। फर्स्ट नेशन पीपल मूल निवासियों के संगठित समूह जिन्हें कनाडाई सरकार द्वारा है वो मान्यता प्रदान की गई। 1876 के इंडियन एक्ट में बैंडस पद का इस्तेमाल किया गया, लेकिन 1980 में नेशन शब्द प्रयोग हुआ। और इंडिजीनस पीपल ऐसे लोग जो किसी जगह में हमेशा रहते हैं। तो ये शब्द हमेशा थोड़ा पकड़ना आप, इंडिया से मतलब नहीं है इसका। इंडिजीनस पीपल ऐसे लोग जो क्या करते हैं, किसी जगह में हमेशा रहते हैं, लंबे समय तक है वो रहते हैं, तो उनके लिए इंडिजीनस शब्द का प्रयोग किया जाता है, बल्कि इंडिया से इसका कोई नाता नहीं, ठीक बात। नेटिव अमेरिकन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के देसी लोग जिन्हें अब ये बहुत प्रचलित नाम हो गया है। तो नेटिव अमेरिकन यानी देसी अमेरिकन जो लंबे समय तक वहां पर रह रहे हैं। एक रेड अमेरिकन शब्द भी बार बार आता है। गेहूं वर्ण के लोग जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया है वो समझ लिया था, तो रेड इंडियन है वो कहा जाता है। रेड इंडियन या गेहूं वर्ण के लोग, उनको रेड इंडियन है वो कहा जाता है। तो आपको पता हो तो देखो, कोलंबस वहां घूमते घूमते चला गया और उसने क्या है नाम इंडस है वो दे दिया था, इंडिया इंडिस है वो नाम दिया, जबकि उसको बाद में पता चला कि भाई ये इंडिया नहीं है, वास्तव में ये क्या है, ये फिर उसका नाम पूर्व इंडिया रखा, यानी वेस्ट इंडीज उसका नाम रखा। तो फिर पूर्व उसकी आगे वेस्ट शब्द जोड़ना पड़ा। तो यहाँ जो कोलंबस ने गलती की उसी को ही कहा गया है कि जो रेड इंडियन लोग हैं, गेहूं वर्ण के लोग हैं, उनको है वो रेड इंडियन नाम दिया जाता है। हालांकि हमारा जो भारतीयों का वर्ण भी है वो भी क्या है, रेड है, ठीक बात है। तो ये तो एक चीज है वो नेटिव के बारे में हमारी बात निकल कर आ गई, किस तरीके से है वो नेटिव लोग थे, देसी लोग हैं वो थे। फिर एक शब्द है क्यूबेक और अमेरिकी उपनिवेशों की है वो बात की गई है। क्यूबेक कनाडा 1497 में जॉन केबोट जो न्यू फाउंडलैंड है वो पहुंचा, और 1534 में जेक कार्टियर ने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे की यात्रा की और मूल बासिंदों, मूल निवासियों से मिला। तो ये कनाडा की बात करें, भाई कनाडा में यदि जाने वाले व्यक्ति की बात करें तो पहले ये बात 1497 में जॉन केबोट है हो गया, न्यू फाउंडलैंड तट पर है हो गया, समुद्री तट है वहां पर। फिर उसके बाद 1534 में जेक कार्टियर है हो गया, और जेक कार्टियर ने
एक तरीके से लॉरेंस नदी का जो किनारा है उसकी यात्रा की और वहाँ के मूल निवासियों से मिला। 1608 में देखा जाए तो फ्रांसीसियों ने क्यूबेक उपनिवेश की है वो खोज की और बाद में फ्रांसीसियों ने एक तरीके से क्यूबेक उपनिवेश को स्थापित करने का काम किया। इस तरफ अमेरिका उपनिवेश की बात करें तो 1507 में अमेरिगो डी वेस्पुसे की ट्रेवल्स है वो पुस्तक प्रकाशित हुई। कौन सी पुस्तक है? ट्रेवल्स पुस्तक है वो प्रकाशित हुई। यात्रा वृत्तांत वहां पर है वो गया। तो कब हुई? 1507 में अमेरिकी डी वेस्पुसे। 1607 में ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की और 1620 में ब्रिटिश लोगों ने प्लाईमाउथ मैसाचुसेट्स की है वो खोज 1620 में की। तो 1620 में ब्रिटिश लोगों ने मैसाचुसेट्स की खोज है वो कब की? 1620 में। प्लाईमाउथ या फिर मैसाचुसेट्स जो क्षेत्र है अमेरिका का एक तरीके से राज्य है आज, तो उसकी खोज ब्रिटिश लोगों ने की। तो हमने कहा कि किस तरीके से जो पारंपरिक धारणाएं हैं वो बनाई हुई थी, क्योंकि यूरोपीय लोग अपने आप को है वो एक तरीके से सभ्य कहते थे और बाकी सभी को है वो असभ्य कहते थे कि साहब ये अफ्रीका के लोग हैं या अमेरिका के लोग हैं या भारत के लोग हैं, ये एक तरह से असभ्य है, ये गंवार है, ये पश्चिम के मूल्यों को नहीं जानते हैं। तो एक तरीके से ये सभ्यता और ये असभ्यता का बड़ा खेल है वो इन लोगों ने है वो खेला। तो एक तरीके से इन्होंने खाई पैदा करने का काम है वो लोगों के बीच है वो किया। तो इन यूरोपीय लोगों ने किया कि यहाँ के लोगों के बारे में धारणाएं है वो बनाकर रखी। तो 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान है वो साक्षरता अच्छी हो, संगठित धर्म हो या शहरीपन के आधार पर करते थे और उन्हें वो अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत होते थे। देखिए कैसी बात है कि ये लोग खुद को क्या कह रहे हैं? सभ्य कह रहे हैं, हम सभ्य हैं बाकी असभ्य। हम सभ्यता क्योंकि हमारे यहाँ पर साक्षरता को देखो, लोगों की पढ़ाई लिखाई का स्तर अच्छा है, हमारा धर्म है वो संगठित है, हम शहर में रह रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छा एजुकेशन है, अच्छा स्वास्थ्य है, तो हम सभ्य हैं। जबकि अमेरिका के जो मूल निवासी उनको ये असभ्य कहते थे कि ये कुछ नहीं, गंवार है, एक तरह से गांवों में जीवन है वो जी रहे। और एक तरह से भारत के लोगों को भी इन्होंने है वो असभ्य गंवार ये लोग कहते थे। आगे देखो, फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री जो जैक रूसो जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग हैं वो तारीफ के काबिल थे क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। जबकि यहाँ पर जो एक बात आई है कि फ्रांस के दार्शनिक हुए थे जिसका नाम है वो रूसो है, और रूसो है वो उच्च कोटि के दार्शनिक हुए थे, अच्छी विद्वान थे। तो रूसो ने कहा कि हमारे लिए ये जो लोग सभ्यता वाली बात कर रहे हैं ना, उनसे ये असभ्यता वाले लोग ये कहीं गुना अच्छे। उन्होंने कहा कि यूरोप के लोगों के बजाय अमेरिका के, अफ्रीका के, भारत के लोग हैं वो ज्यादा सभ्य हैं, ज्यादा अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि जो यूरोप के लोगों के जो सभ्यता का प्रतीक साक्षरता, संगठित धर्म, शहरीपन, ये नहीं, इनके बजाय इन लोगों का जो पैरामीटर है वो अच्छा है, सांस्कृतिक दृष्टि से वो अच्छे हैं। तो जो कि दर्शन शास्त्री रूसो हैं, तो रूसो ने एक तरीके से यूरोपीय लोगों के विरुद्ध इनकी है वो एक तरह से कहा कि ये इन यूरोपीय लोगों की सभ्यता से, विकृति से बहुत दूर है और वास्तव में जो सभ्य है वो यूरोपीय लोग नहीं, वास्तव में सभ्य कौन है? अमेरिका के लोग हैं, अफ्रीका के, एशिया के, ये लोग एक तरह से सभ्य हैं क्योंकि इनके अपने रीति रिवाज हैं, मूल्य हैं, परंपराएं हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। यूरोप के लोग तो एक जीवन जी रहे हैं, उससे और कुछ भी नहीं। इसके लिए प्रचलित शब्द उदात्त उत्तम जंगली, द नोबल सेवेज एक दूसरा है वो नजरिया अंग्रेजी के कवि हुए थे विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों में भी मिलता है। और वर्ड्सवर्थ ने रूसो में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से है वो नहीं मिला था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते हैं। कौन? ये अमेरिका के नागरिकों की बात नहीं, वे जंगलों में है वो रहते हैं जहां कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने
या परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम हैं, और जिसका मतलब यह है कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावनाएं हैं वो अत्यंत सीमित होती हैं। तो ये एक बड़ी बात है वो उन्होंने कई वर्ड्सवर्थ ने, जो अंग्रेजी के कवि हुए थे, कि जिस तरह से रूसों ने है वो इनको उदात्त जंगली कहा कि जंगल में रहते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, प्रकृति के पास में रहते हैं, तो वर्ड्सवर्थ ने भी कहा था कि ये एक तरीके से है, वो जंगलों में रहते हैं, परिष्कृत ये कम है, लेकिन कल्पना शक्ति इन लोगों में अच्छी है, इसलिए ये है वो एक तरह से कई गुना सांस्कृतिक दृष्टि से अच्छे हैं। जबकि यूरोपीय जो लोग हैं वो सांस्कृतिक दृष्टि से इतना उनका कोई परंपरा संस्कृति है वो नहीं है, बल्कि इन मूल निवासी हैं, इन लोगों की संस्कृति परंपरा रीति रिवाज मूल्य अच्छे रहे। तो ये एक पारंपरिक धारणाएं किसने बनाई? यूरोपीय लोगों ने बनाई। किसके प्रति? जो मूल निवासी थे उनके प्रति। जैसे हमारे यहाँ पर भी एक बड़ा विवाद हुआ कि अंग्रेज यहाँ पर आए और अंग्रेजों ने अब कहा कि साहब भारतीय लोग एक तरह से असभ्य हैं, और सभ्य कौन है? सभ्य तो हम हैं, अंग्रेज। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजी जानते हैं, हमारे पास अंग्रेजी का साहित्य है, हम साइंस पढ़ते हैं, हम टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, हम गणित पढ़ते हैं। जबकि भारत के लोग ये मुल्ला पंडित दाढ़ी बढ़ा कर बैठे हैं, चोटी बढ़ाकर कुछ नहीं, वेद पढ़ रहे हैं, कोई साइंस की बात नहीं, कोई लॉजिकल बात नहीं। तो एक तरह से ये मंदिर की पूजा करते हैं, ये लिंग की पूजा करते हैं शिव जी के लिए, तो उसको इन्होंने माना नहीं। और फिर यहाँ पर एजुकेशन को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ, तो इसमें एक नाम बड़ा आता है, एक विलियम जोन्स ने जो एशियाटिक सोसाइटी भी है वो स्थापित की थी, और एक जो नाम आता है उसमें मेकाले का आता है, जो बाद में विधि सदस्य भी बना था, और भारत की आईपीसी लिखने का भी काम मेकाले ने किया। तो इनके बीच बड़ा विवाद था कि भाई भारतीयों को एजुकेशन किस में दी जाए। तो एक गुट प्राचीवादी जो भारत के प्राचीन मूल्य रीति रिवाज साहित्य को पढ़ाने का इच्छुक था, और दूसरा जो मेकाले था उसने कहा कि नहीं, इन लोगों को अंग्रेजी पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि ये असभ्य हैं और इनको सभ्य बनाना। और मेकाले तो यहाँ तक भी कहता था कि यूरोप की एक पूरी लाइब्रेरी का एक खाना, और पूरे जो एक तरह से जो एशिया के देश है भारत है, उनकी एक लाइब्रेरी का एक खाना जिसमें पूरी एशिया का साहित्य आ सकता है। यानी इतने छोटे लोग हैं, इतनी यूरोप से तुलना वो कर रहा है। तो यहाँ पर भी यही बात है। शुरुआत में आए यूरोपीय लोगों जो कि व्यापारी थे के पीछे पीछे अमेरिका में है वो बसने के लिए भी लोग आए, और 17वीं सदी से यूरोपीय लोगों के कुछ समूह ईसाइयत के भिन्न संप्रदायों से ताल्लुक रखने की वजह से उत्पीड़न के शिकार भी हुए। जैसे कि कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंटवाद को राजधर्म का दर्जा देने वाले देश कैथोलिक, तो उनमें से बहुत सारे यूरोप है वो छोड़ दिया गया और एक नई जिंदगी है वो शुरू करने के लिए अमेरिका चले गए। और जब तक वहाँ खाली जमीन है वो थी, कोई समस्या नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे वे और अंदर गए और मूल निवासियों की ओर बढ़े। उन्होंने जंगलों की सफाई के लिए अपने लोहे के औजारों का एक तरह से इस्तेमाल किया ताकि है वो खेती की जा सके। तो यहाँ एक काफ़ी चीज़ है वो बड़ी है कि जहाँ तक जो यूरोपीय लोगों का ये व्यापारिक करने आए थे और बाद में एक तरह से हैं वो मूल भाग में है वो बसे, अंदरूनी भाग में है वो देश के हिस्से में गए जहाँ वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको एक तरह से वहाँ से विस्थापित करने का काम किया। इन्होंने जंगलों को साफ कराया, वहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर खेती का काम प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि जो ये आदिवासी जो जनजातियाँ वो बेसिक रूप से जंगलों में रहती थी और जंगलों के ऊपर इनका गुजारा था। कृषि ये करते तो आदिम कृषि थी, यानी जंगल को साफ किया, बारिश के समय बीज बिखेर दिए, खेती हो जाती, वो थोड़ा बहुत ले लेते थे, दैट्स ऑल, और जंगल में जीवन जीते थे, शिकार करके, कंदमूल इकट्ठे करके, व्यवस्थित कृषि वगैरह नहीं करते थे। जबकि यूरोपीय लोगों ने आए तो भारी संख्या में जंगलों को काटा गया और खेत है वो बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए गए और इन लोगों को वहां से अपनी ही जमीन से उनको विस्थापित करने का काम किया, जिसके कारण जाकर के एक बड़ी समस्या होने का काम हुआ। तो ये एक यहाँ पर स्थिति हमारी निकल कर आई। फिर आते हैं कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात है। कुछ तिथियां इसमें दी हुई है कि 1701 में क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसी जो आए, मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसियों का वो समझौता हुआ, यानी कनाडा के मूल निवासियों को लेकर के फ्रांसीसियों का वो समझौता हुआ। और 1763 में क्यूबेक पर है वो ब्रिटिशर्स की है वो एक तरह से विजय हुई। तो 1763 में क्यूबेक लोगों के ऊपर, कनाडा में रहते थे, उनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने विजय प्राप्त की। 1774 में क्यूबेक एक्ट है वो लाया गया
और 1791 में है वो कनाडा में संवैधानिक एक्ट बनाने का काम किया गया। तो कनाडा में संवैधानिक एक्ट बनाने का काम भाई कब किया गया? 1791 में है वो ये काम हुआ। और वैश्विक रूप से अंग्रेजों ने अधिकार है वो कब किया? 1713 में ब्रिटिशर्स ने है वो अधिकार किया। 1781 में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी गई। कब दी? 1781 में। और 1783 में ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम को सौंपा। तो ये काम हुआ, अधिकार किया। फिर बाद में है वो जाकर के एक तरह से वहां पर बड़ा आंदोलन हुआ। कब? 1776 को जॉर्ज वाशिंगटन वगैरह ये लोग हुए। 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है वो चल रहा था। और लंबे समय के बाद में फिर आखिर में अंग्रेजों को संयुक्त राज्य अमेरिका को फ्री करना पड़ा। 4 जुलाई 1776 को है वो अमेरिका आज़ाद होता है ब्रिटिशर से। उपनिवेश था, जैसे भारत था ना, भारत के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार था, वैसे के वैसे यहाँ पर भी अंग्रेजों का अधिकार था। और फिर जाकर के आज़ाद हुआ। और आखिर में जो ब्रिटेन ने मान्यता दी वो 1781 में है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को मान्यता देने का काम या एक स्वतंत्र देश के रूप में है वो यूएसए अस्तित्व में आया। और 1783 में ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को है वो मध्य पश्चिम को सौंपने का काम किया। तो ये एक स्थिति यूएसए की भी हमारी निकल कर आई। मानचित्र में मैंने आपको बताया भी था, ये कैलिफोर्निया का क्षेत्र है, ये न्यू मैक्सिको का क्षेत्र है, ये मैक्सिको है, ये प्रशांत महासागर वाला है वो बड़ा भूभाग है, ये टेक्सास है, ठीक है, ये मिसौरी का क्षेत्र है, आयोवा, मिनीसोटा का, विस्कॉन्सिन, मिशिगन यूएसए का, केंटकी, वर्जीनिया, अलाबामा, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क सिटी, तो ये क्षेत्र है। और ये ऊपर है वो कौन है? ये कनाडा है। तो यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का अधिकार रहा और बाद में जाकर 1781 में इसको मान्यता देने का काम है वो किया। तो 1848 में मैक्सिको द्वारा है वो दी गई जमीन ये बताई गई है। फिर गैर्जमैन द्वारा 1857 में ये खरीदी गई, ठीक बात है। 1846 में ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा है वो एक तरीके से संधि करने का है वो काम किया गया, इसको लेकर के, ओरेगोन देश को लेकर के। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं वो हमारी मैप में जरिए भी देख लो आप, बाकी ज़्यादा कुछ भी बनता नहीं। आगे देखो यहाँ पर कि जिन मुल्कों को हम कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं वे 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए और अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों तक है वो उन्हें अपने नियंत्रण में रखने का काम है वो किया गया और काफी यह क्षेत्र बढ़ता गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों की है वो खरीद की और उन्होंने दक्षिण में फ्रांस से लुइसियाना परचेज और रूस से उन्होंने अलास्का से जमीन खरीदी। साथ ही साथ उसने युद्ध में भी जमीन है वो जीती। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकतर हिस्सा मैक्सिको से है वो जीता गया और किसी के मन में ये ख्याल ही नहीं आया कि उन इलाकों में रहने वाले मूल बासिंदों की भी हैं वो रजामंदी ली जाए। और संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी जो सरहद है, जो फ्रंटियर है, वो खिसकती रही और जैसे जैसे ये खिसकती जाती मूल निवासी भी पीछे खिसकने को बाध्य है वो हुई। तो इस स्थिति को है वो बताया गया कि कुछ क्षेत्र है वो जीत कर लिए गए और कुछ क्षेत्र में अलास्का है वो रूस से खरीद कर लिया गया, फ्रांस से लुइसियाना का है वो क्षेत्र लिया गया और जैसे जैसे पश्चिमी सीमा है वो बढ़ती गई वैसे वैसे मूल निवासी जो इन क्षेत्र पर रह रहे थे तो उन मूल निवासियों को भी हैं वो पीछे खिसकना पड़ा और एक एक भूभाग जीत कर ले लिए गए। लेकिन मूल निवासियों से कभी भी नहीं पूछा, जो वहां पर लंबे समय तक जो लोग रह रहे थे उनको एक तरह से कटघरे में खड़ा करने का काम है वो इनके द्वारा किया गया। तो जिसके कारण जाकर के है वो मूल निवासियों का जीवन एक तरीके से खतरे में पड़ा। तो ये मूल निवासियों की एक स्थिति है वो यहाँ पर बताई गई कि किस तरह से मूल निवासियों को है वो एक तरह से पीछे खदेड़ने का काम किया गया। आगे देखो कनाडा की है वो बात। तो ये कनाडा 1837 में फ्रांसीसिया कनाडाई में है वो विद्रोह हुआ, यानी फ्रांस के जो अधीन कनाडा का क्षेत्र था वहां पर कब 1837 में विद्रोह हुआ। 1840 में उच्चतर और निम्नतर कनाडा की कैनेडियन यूनियन है वो बना
1859 में कनाडा गोल्ड रश का है वो क्षेत्र जिसकी खोज हुई। गोल्ड रश का मतलब वहां पर सोने के पद चिन्ह प्राप्त हुए, यानी सोने की खोज का काम हुआ, तो जहां से सोना मिला उसको गोल्ड रश है वो नाम दिया। 1859 में है वो गोल्ड रश, जबकि यूएसए में है वो गोल्ड रश 1849 में है वो प्राप्त हुआ, यानी सोना है वो खोज होती है। 1867 में कनाडाई महासंघ बना और 1869 से 85 कनाडा में है वो मैट्रिसों द्वारा रेड रिवर का विद्रोह हुआ। 1876 में है वो कनाडा में कनाडा इंडियन एक्ट पारित हुआ और 1885 में है वो पार महाद्वीपीय रेलवे के जरिए पूर्वी और पश्चिमी तटों का है वो जुड़ाव का काम हुआ। तो ये पार महाद्वीपीय रेलवे लाइन बिछाई गई। फिर अमेरिका में यदि देखते हैं तो तिथि क्रम को आप थोड़ा सा देखिए। 1830 में फ्रांस से लुइसियाना की है वो खरीद की, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वो फ्रांस से ये क्षेत्र लिया। 1825 से 58 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी आरक्षित क्षेत्रों में पहुंचे। 1832 में है वो जस्टिस मार्शल का है वो एक फैसला आता है। 1849 में है वो अमेरिकी गोल्ड रश। 1861 से 65 है वो अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा था कि वहां के नागरिकों में है वो एक तरह से फूट की स्थिति है वो थी यहाँ पर। 1865 से 90 अमेरिकी इंडियन युद्ध और 1870 में पार महाद्वीपीय रेलवे। 1890 में अमेरिका में जंगली भैंसों का उन्मूलन और 1892 में अमेरिका की फ्रंटियर का अंत है वो हुआ। तो कोशिश रखना, कुछ तारीखें याद रखना, बाकी ज्यादा फंसने की नीड नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने अर्थतंत्रों और जहां अर्थतंत्र बागानों पर और टिका हुआ नहीं था, अर्थतंत्र यानी जहां पर लोगों की आजीविका है वो जीवन है आर्थिक रूप से बागानों पर नहीं टिका हुआ था, दास प्रथा को है वो खत्म करने की दलील दी और उसे एक अमानवीय प्रथा बताए। 1861 से 65 में दास प्रथा को जारी रखने वालों और उसके खात्मे की है वो वकालत करने वाले राज्यों के बीच में भी युद्ध हुआ और दास प्रथा विरोधियों की इसमें जीत हुई। दास प्रथा खत्म कर दी गई। हालांकि अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को है वो नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने संघर्ष 20वीं सदी में भी करने पड़े, तभी स्कूलों और ट्रेनों में है वो जाकर के उन्हें अलग रहने की व्यवस्था समाप्त हुई। तो कहा गया कि साहब वहां पर यदि देखा जाए तो दास प्रथा थी और एक दलील दी गई कि दास प्रथा को खत्म करो, जिन लोगों को बागानों में काम नहीं कर रहे तो उनको दास क्यों बनाया जाए, उस दास प्रथा को आप खत्म कीजिए। और उस दास प्रथा को खत्म करने हेतु प्रयत्न हुआ, दोनों पक्षों में है हुआ और बाद में दास प्रथा खत्म की जो वकालत करे उन लोगों की जीत हुई, यानी दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। तो एक स्थिति तो ये अच्छी रही, लेकिन अभी भी है वो लोगों को न्याय नहीं मिला। वे लोग जो अफ्रीकी मूल के थे वहां पर रह रहे थे उन लोगों को 20वीं सदी तक अधिकार नहीं मिला। और एक घटनाक्रम 1955 का है कि जब एक रोजा पार्क्स करके एक महिला है, 1955 का एक मामला है कि एक महिला थी रोजा पार्क्स जिसका नाम, और रोजा पार्क्स है वो एक बस में जा रही थी। बस में जा रही थी तो उसको एक तरीके से एक गोरा व्यक्ति आया और ये अश्वेत थी, काले वर्ण की थी, तो अश्वेत महिला थी, अफ्रीकी मूल की थी। तो ये ट्रेन बस में जा रही थी, सीट पर बैठी, और उस समय रूल्स था कि कोई भी श्वेत अमेरिकी आएगा तो अश्वेत यानी काले वर्ण का अमेरिकी वो उठकर उसको सीट है वो देगा। तो रोजा पार्क्स अपनी सीट से नहीं उठी, तो उसको कहा कि सीट खाली कर, मैं आया हूँ, मुझे यहाँ बैठना है। तो उसने कहा कि भाई पैसे मैंने दिए हैं, मेरी टिकट ली है मैंने, मैं अपने काम से घर जा रही हूँ। तो उसके बाद में जाकर वहाँ बड़ा आंदोलन हुआ और मार्टिन लूथर के नेतृत्व में नागरिक सुधार आंदोलन हुआ और फिर जाकर महिलाओं को राइट्स दिए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दास प्रथा को तो आपने खत्म कर दिया था, लेकिन अभी भी है वो मूल निवासियों की स्थिति में जाते जाते 20वीं सदी में है जाकर के उनको अधिकार हक है वो मिला। किसको? मूल जो निवासी थे, जो अश्वेत थे, मूल बासिंदे थे, उनको एक तरह से बाद में जाकर राइट्स है वो मिले। तो ये एक स्थिति यहाँ पर भी है वो निकल कर आती है हमारी। तो ये तो हमारी एक मूल निवासियों के बारे में है वो मोटी मोटी बात थी, मोटी मोटी धारणा है वो हो गई। तो मुझे उम्मीद अपेक्षा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मूल निवासी कौन? यूरोपीय लोग आकर बसे, उनको अपने निवास स्थान से हटाने का काम किया, वे यहाँ पर सेटल हो गए। और एक तरह से यूरोप के लोग हैं वो इनको क्या कहते थे? एक तरह से असभ्य कहते, गंवार कहते। तो ये एक स्थिति आई।
आगे हम मूल निवासियों की जो बासिंदों की जो बेदखली है उसके ऊपर बात अगली क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।